डॉक्टर मोहन यादव का आना संकेत है बीजेपी में बदलाव का। जी हाँ, बीजेपी बदल रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने चौथी पीढ़ी को सरकार की कमान सौंप दी है। संगठन में पहले ही चौथी पीढ़ी ने कमान संभाल रखी है। मोहन यादव की आमद से उम्मीद यही है कि अब मंत्रिमंडल में भी नई और युवा पीढ़ी को ज्यादा प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीतिक सफर शुरू करने वाले मोहन यादव संघ के खांटी कार्यकर्ता रहे हैं। उनके मुख्यमंत्री बनने के कई राजनीतिक मायने हैं, जिनका असर पार्टी की आगे की रणनीति में देखने को मिल सकता है। मोहन क्यों प्यारे? डॉक्टर मोहन यादव से नए बीजेपी युग की शुरुआत। संघ का खांटी चेहरा है डॉक्टर मोहन यादव। हिंदुत्व के एजेंडे पर 2024 में मुखरता। संघ की प्रयोगशाला का सेंटर है मालवा। उज्जैन राजनीति का केंद्र बनकर उभरेगा। अगली पीढ़ी को सत्ता का हस्तांतरण। पुराने और वरिष्ठ नेताओं की भूमिका बदलेगी। कार्यकर्ता ही सर्वोपरि का भाव पैदा करना। यादव बाहुल्य राज्यों के लिए बड़ा मैसेज। यूपी, बिहार, हरियाणा में पड़ेगा सीधा असर। एमपी के नए सीएम का फैसला आम जनता के लिए चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन बीजेपी और संघ को करीब से जानने वाले इस फैसले से हैरान नहीं हैं। बीजेपी ने पीढ़ी का हस्तांतरण किया है, या यूं कहें कि पार्टी का, अपरोक्ष रूप से, सीधे तौर पर तो ये नहीं कह सकते, लेकिन मोहन यादव एक नई पीढ़ी के नेता हैं। इधर हम संगठन की बात करें तो वीडी शर्मा उसी पीढ़ी के हैं और मोहन यादव भी उसी पीढ़ी के हैं। तो नई पीढ़ी की, नए युग की शुरुआत हुई है। मोहन यादव की जो पीढ़ी है उसमें युवा चेहरे ज्यादा आ रहे हैं, और सत्ता का केंद्र, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार फिर मालवा निमाड़ बन गया है। मोहन यादव सरकार में नई ताजगी और ऊर्जा लेकर आ रहे हैं, जिसे बदलाव की बयार के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही गुजरात मॉडल की तर्ज पर एमपी कैबिनेट में नए और युवा चेहरे नजर आ सकते हैं, तो वरिष्ठ नेताओं को संगठन में जगह मिल सकती है। 2 दशक बाद बीजेपी ने सियासत को फिर रिवाइंड किया है। 2003 में जब बीजेपी युग की शुरुआत हुई तो मध्य प्रदेश की कमान संन्यास सिंह को सौंपी गई थी। अब 2023 में धार्मिक नगरी उज्जैन में पले बढ़े और संघ की नर्सरी से निकले कार्यकर्ता को कमान सौंपकर बीजेपी ने 2024 के लिए एजेंडा बिल्कुल क्लियर कर दिया है। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या चौथी पीढ़ी को कमान सौंपकर बीजेपी ने नए युग की शुरुआत की है? सवाल नंबर 2, पुरानी और दिग्गज नेताओं की सत्ता संगठन में क्या भूमिका होगी? सवाल नंबर 3, क्या गुजरात मॉडल की तर्ज पर कैबिनेट में नए चेहरे देखने को मिलेंगे? देखिए, जब 3 राज्यों में चुनाव हो रहे थे, सभी लोग इस बात को लेकर सशंकित थे, आशंकित थे कि कौन सी पार्टी जो है सरकार बनाने वाली है। कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस। अपने अपने दल के जो नेता है वो अपनी पार्टी को लेकर आशान्वित थे कि उनकी पार्टी जीतने वाली है। बीजेपी ने बम्पर बहुमत हासिल किया। बाद में सवाल यह है कि सीएम कौन होगा, और जिस तरह के सीएम के नाम सामने आ रहे थे और सीएम की जो घोषणा हुई वो बिल्कुल अलग थी। चौंका दिया लगभग बीजेपी ने तीनों ही राज्यों में। और ये इसके पीछे की वजह क्या है, ये सबसे बड़ा कारण सामने आ रहा है। लेकिन बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इस तरह की चौंका सकती है, कांग्रेस भी। चलिए, नमस्कार, मैं हूं ललित और हमारा आज का मुद्दा है मोहन क्यों प्यारे। बीजेपी ने डॉक्टर मोहन यादव को सीएम बनाकर सभी को चौंकाया और चौथी पीढ़ी को मध्य प्रदेश की कमान सौंप दी। बीजेपी एक सोची समझी रणनीति के तहत 2024 चुनाव में उतरने जा रही है। लेकिन क्या यह महज संयोग है, या फिर गुजरात और बाकी राज्यों की तरह बीजेपी एक बड़ा प्रयोग कर रही है? वहीं कांग्रेस 2024 को लेकर किस तरह की तैयारियां करती हुई नजर आ रही है, इस पर भी जानेंगे। आज राजनीतिक मेहमानों के साथ इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले उनसे परिचय करवा दें। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज पर आपका। हमारे साथ संजय यादव जी भी है, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले रजनीश जी, आपसे शुरुआत। चौंका दिया आपने,
हम सब लोग तमाम जो लोग हैं वो गूगल सर्च करते हैं जानकारी के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि गूगल भी सर्च कर रहा होगा कि बीजेपी किसको बनाने जा रही है। देखिए ललित जी, भारतीय जनता पार्टी की जो तासीर समझता है, पहचानता है, तो मुझे लगता है कि उसको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है। भाजपा अपने आप में एक प्रयोग है। भाजपा जैसा राजनीतिक दल मध्य प्रदेश छोड़िए, देश में नहीं है, दुनिया में नहीं है। किसी भी प्रकार के अलग अलग देश में आप दलों के बारे में रिसर्च करेंगे, जिस गूगल की बात कर रहे हैं, गूगल की बात करेंगे, तो ऐसी कार्य पद्धति, कार्यशैली, व्यवहार आपको किसी दूसरे राजनीतिक दल में समझ में नहीं आएगा। चलाने वाले लोग, उसको सामूहिक नेतृत्व की जो बात कही है, सामूहिक चिंतन की जो बात कही है, पूरी कार्य पद्धति को विकसित करने वाले लोग, आप इसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे तो आपको बहुत कुछ समझने सोचने को मिलेगा। और ये जो पूरा कंसेप्ट है संगठन चलाने का, ये निश्चित तौर पर दुनिया के लिए सीखने वाला विषय रहा है। कार्य पद्धति भी हमारी सीखने वाली रही है। हम यूं ही कार्यकर्ता आधारित संगठन केवल भाषण में या कहीं प्रेस में बोलने के लिए नहीं कहते, ये है भी। कोई कार्यकर्ता अगर संगठन, विचारधारा, कार्य पद्धति में रचा बसा है, तो स्वाभाविक रूप से उसको कब कहां किस रूप में भूमिका मिल जाए इसका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि चिंतन करने वाली पीढ़ी अलग है। नीरा राडिया के टेप में जो उजागर हुआ, उस तरह से लॉबिंग करके कोई बाहर बैठकर कांग्रेस के जमाने की तरह के मंत्रिमंडल बनाने का काम नहीं होता। यहाँ संगठन के लोग बैठकर तय करते हैं कि हमारे संगठन की, हमारी सरकार की दिशा क्या होगी, नेतृत्व क्या होगा। शिवराज जी भी 20 साल पहले आए थे, वो भी इसी प्रकार की भूमिका में आए थे। उनकी महज मेरी उम्र 45-40 साल की रही थी, कोई ज्यादा उम्र के नहीं थे। उनके बारे में मजाक उड़ाने का काम आईसीएच में बैठकर दिग्विजय सिंह जी किया करते थे। वो 20 साल नाबाद और लगातार ऐसे नेता जिनकी लोकप्रियता असीमित है, आकाश तक है, जिनके बारे में आज मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा, हमारे विपक्ष के लोग भी, मित्रों ने कई ट्वीट किए हैं, विपक्ष के मित्रों ने उनके तारीफ की। वो वैसे नेता हैं। अद्भुत नेता गढ़ने का काम, स्थान देने का काम ये नेतृत्व करता है। मुझे लगता है कि ये विशेषता किसी और दूसरे दल में नहीं है। वो तो अच्छा है, लेकिन देखने को नहीं मिलती। चलिए, एक टिप्पणी हम संजय यादव जी से भी लेते हैं। संजय जी, हालांकि ये बीजेपी का आंतरिक विषय है, किसको सीएम बनाना, किसको नहीं बनाना। आप तीनों राज्यों में चुनाव हारे, बहुत सारी चीज़ें आपने सीखनी है, मंथन करना है, ये सब चीज़ें आपके आंतरिक विषय है, लेकिन आप लगातार ये आरोप लगाते रहे कि बीजेपी सीएम का फेस क्यों नहीं सामने ला रही है। ये आरोप आपने लगाए भी है। संजय जी, आप क्या लगता है आपको? देखिए, आप चौंकाने वाले तीनों नाम दे दिए हैं। कांग्रेस को अपना मंथन करना है, लेकिन जो सीएम फेस है उनके सामने आपको 2024 का चुनाव भी लड़ना है। वही लोग जो है बीजेपी की तरफ से पैरवी करेंगे, तो आपको अपनी तरफ से पैरवी करने के लिए मजबूत और सशक्त उम्मीदवार भी देने होंगे, चाहे फिर वो नेता प्रतिपक्ष हो या संगठन में जवाबदारी हो। क्या कहेंगे सर? देखिए, पहली बात तो मैं एक योग्य व्यक्तित्व का चयन हुआ है। योग्य अनुभवी के अलावा बड़े पढ़े लिखे सभ्य व्यक्तित्व हैं। क्योंकि मेरे साथ में मंत्री थे पिछले, उसमें मैं विधायक था साथ में, तो योग्यता तो अच्छा चुनाव किया है। लेकिन मुझे कभी कभी अफसोस होता है, मैं अपने आंतरिक मामलों में तो अभी नहीं बोलना चाहता हूँ, बोलूँगा, लेकिन अभी मैंने शिवराज जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। जैसा भी मैं सुन रहा था कि अनुशासनहीन पार्टी और संगठन तय करता है। संगठन क्या तय करता है? पहले कहा जाता है लोकतंत्र में विधायक दल चुनेंगे, हम पहले चेहरा घोषित नहीं करेंगे। और कल कोई विधायक दलों से तो रायशुमारी की नहीं गई। जो आदेश आया है वो आदेश अच्छा आया, जो भी आया है अच्छा आया, चुन लिए गए मुख्यमंत्री जी। फिर ये क्यों कहते हैं कि हम विधायक से रायशुमारी करेंगे? रायशुमारी तो किसी विधायक से हुई नहीं। और फिर एक योग्य व्यक्ति को जब बना रहे, तो जब इनकी घोषणा हुई डॉक्टर मोहन यादव जी की, एक ताली नहीं बजती है किसी भी विधायक की। और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शिवराज जी लेते हैं, तो शिवराज जी कहते हैं कि दिल्ली जाने से बेहतर मरना पसंद करूंगा। एक टीस निकल रही थी, जिस व्यक्ति को 20 साल पहले उनका भी चयन अचानक हुआ था, जिनकी संभावना नहीं थी। फिर 20 साल में रहने के बाद किसी को टीस नहीं निकाली जाना चाहिए। और फिर पूर्व मुख्यमंत्री जी आज बहनों को बुलवा लेते हैं अपने घर, और जब रोती हैं कहती लाडली बहनें नहीं, हमने आपको वोट दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री जी से एक दिन के बाद बिगैर अपॉइंटमेंट लिए कोई महिला आ सकती है? ये बुलवाया जाता है, प्रायोजित था। तो भारतीय जनता पार्टी में
सब कुछ ठीक ठाक नहीं, ये तो दिख रहा। बिल्कुल। योग व्यक्ति चुन लिया गया है, ये भी दिख रहा है। चलिए वो मैं उनसे कैलाश जान लूंगा। विजयवर्गीय चलिए ठीक है, मैं जी का रजनी भी जी बयान आया रजनी जी था। कुछ कहना चाह रहे हैं, इसी कैलाश विषय पे शायद विजयवर्गीय कुछ जी का कहना भी चाह बयान रहे हैं। आया था कि लाडली बहन ने चुनाव नहीं जिताया। जी संजय जी, आप ही की बात का इनके जवाब आंतरिक देंगे। मामले में सुधार की बहुत जरूरत है, दिखने लगा है, लड़ाई दिखने लगी मुझे है। लगता है कि चलिए रजनी जी, मुझे लगता है कि संजय जी को जरूर जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन टीका टिप्पणी जिन बातों को लेकर कर रहे हैं उनको पूरा देखना समझना चाहिए। शिवराज जी ने जो कहा है वो अप्रतिम है, अद्वितीय है। उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी ने मुझे इतना दिया है कि मैं अपने लिए कुछ मांगू, ये उचित नहीं है। और वो भावना एक इतने समय तक मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति में राष्ट्रीय महासचिव, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सचिव, सांसद, विधायक, तमाम प्रकार की और जिम्मेदारी अभियानों के प्रमुख, देश भर के अखिल भारतीय स्तर पर। और अब ये फुल स्टॉप नहीं है संजय जी, ये फुल स्टॉप नहीं है। और वो कहते हैं मैं अपने लिए कुछ मांगू, तो ये भावना कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं मांगना, ये भावना हमारे देखिए टीस है भाई साहब, टीस है ये देखिए ये टीस है, दिखाती है। ये कहने की क्या जरूरत है, मरना पसंद करूंगा। नहीं मैं संजय जी उनको पूरा जवाब देने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। दोष नहीं है जी जी, उसमें आपका दोष नहीं। दूसरी बात, जो संबंध एक परिवार के साथ में उन्होंने बनाए हैं, एक भाई के संबंध, एक मामा के संबंध, एक बेटा के संबंध, एक भैया के संबंध, वो यूं ही नहीं बन जाया करते, वो यूं ही नहीं बन जाया करते। तो रजनी जी सवाल एक और है यहीं पर। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय नेता हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान की एक छवि है, लोकप्रिय नेता की छवि है। जी 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 जी, ये इनकी मान तो सब नेता रहे ना, मानने से मैं उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, उसी से जुड़ा हुआ आप जो कह रहे हैं ना रजनी जी, बिल्कुल मैं उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है रजनी जी। आप कह रहे हैं कि लोकप्रिय नेता है, माना कि शिवराज सिंह चौहान एक बहुत लोकप्रिय नेता है, वाकई उनकी एक छवि है, लाडली बहनों के बीच में छवि है। और जिस तरह से हमने कुछ भावनाएं व्यक्त करते हुए देखा भी लाडली बहनों को, उनको वो बड़ा बुरा लग रहा था कि शिवराज सिंह चौहान क्यों नहीं मुख्यमंत्री बने, हालांकि वो उनको समझाइश देते हुए नजर आए। मेरा ये कहना है कि वो अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई थी, कनेक्शन था उनका एक लाडली बहनों के साथ, इस प्रदेश की जनता के साथ, अब उनको किस तरह की जिम्मेदारी दी जाएगी और किस तरह से उनको सेट किया जाएगा? मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश पदाधिकारी श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी की जिम्मेदारी क्या होगी ये आकलन नहीं कर सकता, लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि यहाँ हर कार्यकर्ता की भूमिका तय होती। इंतजार करिए, जो उनको 2018 में ये बताइए सर, समाप्त मान रहे थे ललित जी 2018 में चुका हुआ समाप्त मान रहे थे, वो 2020 में नेतृत्व करते हैं मध्य प्रदेश का, और 2023 में चुनाव होते हैं तो 48.62 के साथ में 163 सीटें जीत कर आती है उनके नेतृत्व में। अच्छा, मोहन यादव जी क्यों? सर एक सवाल और जहन में आता है, आप भी चौंक गए होंगे शायद जिस वक्त नाम का अनाउंसमेंट हुआ, तीसरी पंक्ति में बैठे हुए थे, अचानक से सामने आए, उनको खुद को भी पता नहीं था, यकीन नहीं था, शायद उनको पार्टी की तरफ से पहले बता दिया गया होगा, लेकिन आप तमाम जो जितने भी दिग्गज नेता थे उनको भी शायद इस बात की जानकारी नहीं थी कि कौन बनने वाला है मुख्यमंत्री। जी जी, होनी भी नहीं चाहिए। देखिए पार्टी की अपनी रणनीति है, विधायकों नहीं होनी भी नहीं चाहिए हम लोगों को जानकारी। सामूहिक मन पढ़ने का काम, सामूहिक समझ पैदा करने का काम, सामूहिक चिंतन के साथ में निकलने हुए निर्णय को स्वीकार करने लेकिन का आपको क्यों लगता है सर? सोचा कभी संजय जी की पार्टी ने कि एक लाइन में प्रस्ताव पारित कर दिया करते थे कि इनकलाब की सोनिया गांधी जी जो चाहे वो निर्णय लें। हाँ, यहाँ व्यक्ति नहीं व्यवस्था निर्णय लेती है। जी, ये कैसे संभव हुआ? पार्लियामेंट्री बोर्ड में निर्णय लेता है। ये कैसे संभव हुआ? एक कोई व्यवस्था नहीं लिया निर्णय पूरे निर्णय के बारे में। किस व्यवस्था ने लिया निर्णय के बारे में? किसी नेता का आजू बाजू दाएं व्यवस्था ने लिया। संजय जी एक बात तो वाकई महत्वपूर्ण है, क्या यही सब कुछ सिचुएशन आपकी पार्टी में होती, आपकी पार्टी तीनों राज्यों में जीती होती, इसी तरह की सिचुएशन आती, क्या इतने ऐसे चौंकाने वाले निर्णय आपकी पार्टी ले पाती? तेलंगाना में क्या हुआ जी? तेलंगाना में क्या हुआ? रिजल्ट आया, उसके कितने दिन बाद मुख्यमंत्री बना दिया। ये चौंकाने वाला नहीं है। नहीं, जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया गया, मैं ये जानकारी चाहता हूं। देखिए एक तो योग व्यक्ति के चयन हुआ, इसमें सब सहमत जी। इसमें भी सहमत है कि आदरणीय शिवराज जी लोकप्रिय नेता हैं, उन लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि अगर लाडली बहना मिलने आई है तो ये क्या प्रायोजित नहीं लगता?
नहीं चलिए ये बगैर प्रायोजित के कैसे संभव है? मैं सामान्य व्यक्ति पूर्व मुख्यमंत्री जी से, एक दिन के पूर्व मुख्यमंत्री जी से सामान्य तरीके से मुलाकात कर सकते हैं क्या? और क्या इनका बयान इस चीज को सिद्ध नहीं करता कि उनके चेहरे पे टीस दिख रही थी? मैंने सुना, पूरा देखा अभी टीवी में आपके पहले, मैं वही सुन रहा था कि चेहरे पे एक जो उत्साह होना चाहिए जी, था, मैं उत्साह नहीं था। समझ गया मैं आपकी बात। ये टीस दिख रही इस तरह की बातें देखिए, इस तरह की बातें निकल कर सामने आएंगी लोकप्रिय है और आपके लिए भी कोई ना कोई पॉइंट्स तो ढूंढने ही पड़ेंगे जी। लेकिन मन में टीस तो बिल्कुल है, रजनीश जी, पता जाने की टीस है जी उनको। बिल्कुल रजनीश जी, एक सवाल सहज ही उत्पन्न होता है, वो ये कि आखिर मोहन क्यों प्यारे? इसके पीछे की, हालांकि वो बहुत एजुकेटेड है, बहुत कुछ क्वालिफाइड तो है ही, इसके साथ साथ ही उनका कनेक्शन, पब्लिक कनेक्शन भी बहुत अच्छा है। इससे पहले भी उच्च शिक्षा मंत्री रहे, संगठन का और आरएसएस का अनुभव भी उनके पास काफ़ी कुछ है। लेकिन इसके बावजूद आपको क्यों लगता है, बड़े बड़े दिग्गज मैदान में थे, कैलाश जी थे, तोमर साहब थे और तमाम जो बड़े दिग्गज मैदान में थे, इसके बाद इस तरह की जो रणनीति बनाई है, इसके पीछे आपको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, राजनीतिक दल हम भी हैं, राजनीतिक तौर पर कई सारे विचार निश्चित तौर पर हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने लिया होगा, सोचा होगा और उसी दृष्टि से आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का निर्णय किया होगा राजनीतिक समीकरणों की जो आप बात कर रहे हैं। लेकिन मोहन यादव जी एक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता है, लंबे समय से इस विचार के लिए काम करते आ रहे हैं। आपने पूरा बायोडेटा कल से लेकर आज तक खूब दिखाया, सुनाया भी है। तो उनकी ये प्रतिबद्धता, उनकी ये कर्मठता, उनका लगातार इस विचारधारा के लिए काम करना, उनका भारतीय जनता पार्टी के लिए संभावनाओं से देखा जाना, उनके लिए उनके जो वर्ग, जिसे आप कहें अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी कहा जाता है, उसको प्रतिनिधित्व देने का काम और यादव समाज को प्रतिनिधित्व देने का काम भी उसमें कई लोग कह रहे हैं। तो इसमें भी कोई बुराई नहीं, क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को सम्मिलित करके मंत्र मान के आगे चलने वाले दल हैं। कांग्रेस बताए कि किस ओबीसी के नेता को इन्होंने एलओपी और मुख्यमंत्री बनाया कभी? तो क्या रजनीश जी नेता प्रतिपक्ष या मुख्यमंत्री बनाया कभी? रजनीश जी, क्या आप जो 2024 का चुनाव है सामने, गहलोत जी 2024 के चुनाव में किस वर्ग से आते थे? अशोक गहलोत जी किस वर्ग से आते थे? रजनीश जी, आप इतने समझदार हैं, अशोक गहलोत जी किस वर्ग से आते थे? और मुख्यमंत्री बना अशोक गहलोत जी किस वर्ग से आते थे? रजनीश जी, संजय जी जरूर उल्लेख कीजिए। अशोक गहलोत जी किस वर्ग से आते थे? मध्य प्रदेश में अशोक गहलोत जी कब मुख्यमंत्री रहे? नहीं, वो मध्य प्रदेश की बातें कर देते हो। अशोक मध्य प्रदेश में 20 साल से हम सत्ता में नहीं है। डिप्टी सीएम सुभाष यादव जी थे कि नहीं थे डिप्टी सीएम? अरे भैया, आज आपने बनाया रजनीश जी, मैं आपकी सब बात से सहमत हूँ, लेकिन आप क्या भारतीय जनता पार्टी को, वो अनुशासन की पार्टी कहलाती है? संजय जी, उन्होंने जो कुछ भी किया, राजनीतिक समीकरण ऐसे फिट किए हैं कि आपके लिए भी सोचने वाला विषय हो गया है किस तरह से आप लड़ोगे। देखिए छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री, या मध्य प्रदेश में देखिए ओबीसी मुख्यमंत्री, अब राजस्थान में देखिए स्वर्ण मुख्यमंत्री, और किस तरह से समीकरण साधे। आपको उनसे 2024 में लड़ना है, क्या इस बात पर आप मंथन कर रहे हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से मंथन कर रहे हैं कि हमें विपक्ष की भूमिका निभाने के साथ साथ हमें 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन होंगे, हमें अपनी जवाबदारी कैसे तय करना है वो तो हम तय कर रहे हैं। मैं रजनीश जी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि सब कुछ अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन आज मैं जब सोशल मीडिया उठाता हूँ, एक भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के कमेंट आते हैं कि हमारे समाज को नहीं बनाया, इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा 2024 में। क्या भाजपा ऐसे लोगों की पहचान करेगी जो अनुशासनहीनता के दायरे में बाहर आके आज विशेष वर्ग में बांटने का काम कर रहे हैं? कुछ कार्यकर्ता भाजपा के, कांग्रेस के लोग सब तारीफ कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं कि अच्छा योग्य चयन हुआ, भी उन्होंने शपथ भी नहीं ली। उनके बारे में तो स्वाभाविक अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छी तारीफ करना चाहिए, लेकिन इनके भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता को समाज विशेष जी रजनीश जी बताएं को भेज सकता हूँ। चलिए, आप भाजपा पे तो रजनीश जी बैठे नहीं है, कहाँ कौन किस प्रायोजित भावना से इस प्रकार के किसी ने विचार की, मेरी जानकारी में नहीं है। संगठन की जानकारी में इस प्रकार के कोई तत्व नहीं आए। सभी ने सराहना की है, प्रशंसा की है और लगातार सराहना हो रही है, और सब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व जो निर्णय करता है वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान और भविष्य के लिए शुभंकर होता है, और ये हुआ है। मुझे लगता है कि अगर कहीं इक्का दुक्का किसी ने कर दिया उसका कोई मायने है नहीं। देखिए, समग्र दृष्टिकोण से सोचें
तो सबने सराहना की है, विपक्ष तो खुद कह ही रहा है बिल्कुल। कि हमने भी सराहना की तो है। नहीं तो रजनीश ये जी, इक्का दुक्का अगला कोई एजेंडा बात क्या किसी होगा का आपका? हुआ, कोई उल्लेखनीय 2024 नहीं का है, एजेंडा क्या कोई है? उल्लेखनीय नहीं। जी रजनीश जी, 2024 का एजेंडा क्या है? आप जो है हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर, राम मंदिर का मुद्दा तो खैर है ही आपका, हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर, सनातन के मुद्दे को लेकर, और साथ ही साथ मोहन यादव के फेस को सामने रखकर ये चुनाव जो है मध्य प्रदेश में, खासतौर पर यूपी देखिए में, भैया, बिहार में, जिस तरह की हम बात कर रहे हैं। 2024 का चेहरा, हम्म। शैली, व्यवहार वही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक पैकेज हैं जिसमें विकास भी है, सुशासन भी है, और हिंदुत्व सनातन तो हमारी पहचान है साहब। नहीं बिल्कुल, हिंदुत्व सनातन हमारा मुद्दा नहीं है, एजेंडा नहीं है, पहचान है। नहीं, एक जातिगत गणित वो हमारी सामने लाए थे, सांस्कृतिक पहचान जातिगत है, वो जनगणना है, का देश मुद्दा की सामने पहचान लाए है। थे। जी बिल्कुल, मैं आपसे जानूंगा संजय जी, देखिए आपने जातिगत मुद्दा उठाया, जनगणना का मुद्दा उठाया, आप धर्म से अलग हट के जाना चाहते थे ये सोचकर कि बीजेपी को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन देखिए वो जातिगत मुद्दे पर भी वो उन्होंने किस हिसाब से बैलेंस किया है, न सिर्फ धर्म और जाति को आपस में बैलेंस करते हुए, और स्मूथली उन्होंने जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सत्ता हस्तांतरित कर दी, पता भी नहीं चला। आपको लगता है कि आपका जो जातिगत मुद्दा जो उठाने का जो एक निर्णय था वो गलत था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। जातिगत जनगणना होना चाहिए, वो स्वाभाविक है जिसकी, लेकिन जितनी आप तो उन्होंने हिस्सेदारी, ओबीसी उसकी का उतनी मुख्यमंत्री भागीदारी, बना दिया सर। उसी हाँ तो ठीक है ना, हम तो खुश है ना कि ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि भागीदारी ओबीसी की मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने वो बधाई के पात्र है, लेकिन जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होना चाहिए, और इस जनता के भी सामने आना चाहिए कि भाई किस समाज का व्यक्तित्व कितने, जब आज समाज की राजनीति भाजपा कर रही है, सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग कर रही, तो स्वाभाविक है जब हमने ये मुद्दा उठाया तभी तो वो ये काम कर रहे हैं ना। नहीं तो यही तो मैं कि पूछ रहा हूँ कि भाई आपका पिछड़ों की मुद्दा आबादी कमजोर मध्य हुआ प्रदेश कि में नहीं? ज्यादा है, आपका उन्होंने मुद्दा पिछड़ा बना कमजोर दिया। हुआ कि नहीं? ये तो उनकी रणनीति है। पहले नहीं, हमारा मुख्यमंत्री हमारा OBC कमजोर नहीं हुआ, थे। करा लेना जातिगत उसके पहले भी जनगणना, मुख्यमंत्री जातिगत OBC से जनगणना थे। कराई जाना उसके चाहिए। पहले भी भाई हमारे भाजपा दबाव में ही तो के मोहन OBC यादव बन से पाए थे। ना, नहीं तो ये मोहन यादव जी को बनाते कहाँ? भाई जातिगत जनगणना होना चाहिए ना, तो साफ हो जाए। आज ये भारतीय जनता पार्टी मान रही कि कांग्रेस ठीक कह रही थी, इस हिसाब से 55% जो आबादी है ओबीसी की वो मध्य प्रदेश में है, तो इसको स्वीकार करना चाहिए। भारतीय जातिगत जनगणना कराने में क्या बुराई है? नहीं तो जब आप ये जातिगत कह रहे हैं कि हमने इसलिए बनाया है, यादव है, देखिए जातिगत तो जातिगत जनगणना का जनगणना मुद्दा तो करा आप ले। उठा ही रहे हैं, लंबे वक्त से उठा रहे हैं सर, उसमें तो कोई बात नहीं है, दो बात नहीं है, लेकिन सवाल ये उठाएंगे उठता हम, है। उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। चलिए ठीक, इस वक्त हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी जुड़ गए हैं। मनोज जी, क्या लगता है आप तो, आप मेरे ख्याल से चुनाव से पहले लगभग 100 से 125 के करीबन सीटों पर घूमे हैं, व्यक्तिगत तौर पर आपने एक एक व्यक्ति से बात की है, मुद्दे भी तलाशे, उस वक्त आपको पता भी चला कि कौन कौन से मुद्दे हावी है। बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की, लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि मुद्दों पर अब लड़ाई होगी, क्योंकि 2024 सामने है। ऐसे में क्या लगता है आपको, क्योंकि बीजेपी थोड़ा सा एक गेन करती हुई दिखाई दे रही है सीएम फेज के ऐलान के बाद, जातिगत जिस तरह से बैलेंस किया उन्होंने, उसको देखते हुए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह की चीजों को समझ रही है, और जो जहां कमियां थी उसको बेहतर करने का प्रयास भी किया, और इसीलिए जो आशातीत सफलता थी कहीं उससे भी ज्यादा सफलता मिलती हुई दिखाई दी। लेकिन देखिए, आप बीजेपी नए प्रयोग करती है, और नए प्रयोग के आधार पर उसमें जातिगत समीकरणों को आप देख सकते हैं। यदि हम जातिगत के आधार से देखेंगे तो जातिगत समीकरण दिख जाएंगे, और यदि ये देखें कि भारतीय जनता पार्टी जैसा बीजेपी कहती है कि हम समभाव के साथ काम करते हैं, भले कि लोगों की नजरें कैसी भी हो, तो फिर उस दृष्टि से देखें तो उसमें सभी जाति ओबीसी भी नजर आ रही है, यदि हम देखें तो ब्राह्मण भी नजर आ रहा है, हम देखें तो एससी एसटी सभी नजर आ रहा है। आप देखिए, एसटी का मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को मिलता है तो मध्य प्रदेश में ओबीसी मिल जाता, और आज यदि हम राजस्थान जाते हैं तो पहली बार का विधायक मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल जाता, भजन लाल को बना दिया जाता, पहली बार वो विधायक बने हैं, ब्राह्मण है। तो ये जातिगत समीकरणों को आधार बनाते बनाते बीजेपी 2024 की तस्वीर को ठीक करना चाहती है, और इसमें तो कोई शक है नहीं कि भले विकास के मुद्दे, जहां तक मुद्दों की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि अब लाडली बहना जैसी योजनाएं लेकर जो सरकार आई थी, उन योजनाओं को आगे करना, तो चुनौती तो दिखाई देती है, और नए मुद्दे वही है कि विकास की रफ्तार और कैसे बेहतर किया जाए। तो ये आने वाले दिनों में एक चुनौती भी बनेगा, क्योंकि दूसरी जगह आप यदि उसका बजट खर्च करते हैं तो उसका असर कहीं और भी दिखाई देगा। लेकिन बीजेपी कहती है कि हमारा काम करने का तरीका ऐसा है सरकार का, जैसा आज शिवराज जी भी जब प्रेस से बात कर रहे थे तो यही कह रहे थे, अब नए मुख्यमंत्री है, नई चीजें हैं, नई चुनौती है, उसको आप जातिगत समीकरणों के आधार पर देख लीजिए, या बीजेपी की एक लाइन देख लीजिए जिसमें 163 सीट लेकर आ जाती। कांग्रेस जरूर ये कह रही थी, मैं ये नहीं कहूंगा कि कांग्रेस ने बहुत मेहनत नहीं की, कांग्रेस ने भी पर्याप्त। जी जी,
मैं रजनीश जी, जी जी। के पास जाऊंगा। रजनीश जी, क्या आप कुछ- आपने मंडल और कमंडल अब दोनों साध लिया? हम ये समझे कि अब आने वाला जो समय है, आप किसी की कोई जातिगत चाहे पे राजनीति हो, चाहे किसी तरह की राजनीति हो, उस पर आप हावी होते हुए दिखाई देंगे। आने वाले समय में मंत्रिमंडल कैसा होगा, इस पर भी एक प्रकाश डाल दीजिए। देखिए, हम जाति विरोधी नहीं हैं, हम जातिवाद के विरोध में हैं। कल भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। हम जातिवादी नहीं हैं, हर जाति का प्रतिनिधित्व चाहते हैं। जिस कमंडल को लेकर आप बात कर रहे हैं, उस कमंडल के नेतृत्व करने वाले कौन लोग थे? कल्याण सिंह जी, उमा जी, जयभान सिंह पवैया जी, ऐसे तमाम, विनय कटियार जी, ऐसे तमाम फेरिस्त आप उठा के देखेंगे भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने लंबे समय बाद में काम भी किया, तो आपको नजर आएगा कि एक व्यवस्था था। ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, ओबीसी के तमाम ठीक नेता है, थे जो बाद में कई ठीक है राज्यों के सर। एक आखिरी रहे। कमेंट दे दीजिए, जो जो आपका कैबिनेट होगा वो भी चौंकाएगा क्या सर? नहीं, कैबिनेट तो विधायकों में से ही बनेगा ना जी। जो विधायक होंगे वही प्रधानमंत्री, क्षमा करिए, मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे, तो चलिए। विधायकों में से ही रहेंगे। चलिए। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार होता ही है, जी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से उचित समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बाकी बहुत शेष बहुत बचे बहुत बहुत शुक्रिया विधायकों में रजनीश जी, से बहुत बहुत शुक्रिया। समय कम था। रजनीश जी बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही मनोज सैनी जी भी जुड़े। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर वक्त जो है अभी इम्तिहान का है। एक इम्तिहान पास कर लिया है, लेकिन अभी सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि मोहन यादव तो बन गए मुख्यमंत्री, लेकिन अब बहुत सारे वादे और दावे भी पूरे करने हैं, और आगे 2024 का चुनाव भी सामने खड़ा है, उस पर भी खरा उतरना है। तो राजनीति है, तमाम चीज़ें बनती और बिगड़ती रहती है। और आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही, और आगे देखिए मोर माटी मोर खबर।